हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी जो सेकेंड ईयर है तो सेकेंड ईयर के अंतर्गत हमारे यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक चल रहा था पेलिमोन। और उस जो पेलिमोन है उस पेलिमोन के हम शुरू से अगर बात करूँ तो उसके अंतर्गत हम उसकी सबसे पहले तो जनरल बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में हम बॉडी वॉल एवं लोकोमोशन पढ़ लिया। फिर उसके अपने 19 जोड़ी अपेंडेज है उनको कंप्लीट कर लिया था। फिर उसके अंतर्गत डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका प्राण का यानी कि पाचन तंत्र का, वो भी अपने 2 लेक्चर के अंतर्गत है उसको कंप्लीट कर लिया। आज हमारा टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्राण, यानी कि झींगे के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र है उसको अपन को पढ़ना है। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्राण यानी कि जो पेलिमोन है झींगा है वो उत्सर्जन किस प्रकार से करता है या उसमें उत्सर्जन के लिए कौन कौन से अंग एवं ग्रंथियां पाई जाती है। तो आपको जैसे कि ध्यान होगा पहले भी अपन ने पढ़ा था कि जो पेलिमोन होता है यानी कि जो झींगा होता है उसके लिए मुख्य रूप से मैंने बताया था उसके जनरल कैरेक्टर के लिए कि उसमें मुख्य रूप से श्रृंगीय ग्रंथियां पाई जाती है, या इसको फिर अब मैंने बताया था ग्रीन ग्लैंड, ये भी मैंने आपको बताया था। श्रृंगीय ग्रंथि को बोलते हैं एंटीनरी ग्लैंड। और ये भी मैंने बताया था कि जो एंटीनरी ग्लैंड होती है वो एंटीनरी यानी कि जो एंटीना होता है उस एंटीना का जो कोक्सा पार्ट होता है उस पर ये ग्रंथियां पाई जाती है जो कि उत्सर्जन का कार्य करती है। जैसे आप मेमोरी में लाइए कि इस प्रकार से मैंने कोई एक स्ट्रक्चर बनाई थी, ये इस प्रकार से आपको ध्यान होगा, ये इसका बेसिस, ये इसका क्या था कोक्सा, और इस प्रकार से ये इस पर कैपिलरी थे फ्री, इस पर ये सूख पाए जाते थे। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि कोक्सा पर रेनल पोर पाया जाता है, वो रेनल पोर होता है वही उत्सर्जन का कार्य करता है। ये एंटीना जो श्रृंगिका का जो डायग्राम था उस डायग्राम के अंतर्गत आप देखेंगे तो वहां पर मैंने रेनल पोर बताया था, और रेनल पोर होता है वो उत्सर्जन का कार्य करता है। तो ये तो आपको ध्यान हो गया होगा कि जो प्राण है उसके अंतर्गत उत्सर्जन के रूप में या उत्सर्जन तंत्र के रूप में एंटीनरी ग्लैंड या मैं कहूं ग्रीन ग्लैंड पाई जाती है। इनके द्वारा क्या होता है प्राणों के अंतर्गत उत्सर्जन का कार्य होता है। और सही बात तो ये है कि जो उत्सर्जन के लिए एंटीनरी ग्लैंड होती है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा, कौन सा फाइलम आर्थ्रोपोडा, और उस आर्थ्रोपोडा की क्लास है जिसका नाम है क्रस्टेशिया क्लास। ये जो क्रस्टेशिया क्लास है इस क्लास का क्या होता है विशेष कैरेक्टर होता है एंटीनरी ग्लैंड का पाया जाना या ग्रीन ग्लैंड का पाया जाना। अब अपन बात कर लेते हैं इसके उत्सर्जन तंत्र की। तो उत्सर्जन तंत्र को मैं स्टार्ट करने से पहले जो व्यस्क पेलिमोन होता है उस व्यस्क पेलिमोन के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत निम्न संरचनाएं पाई जाती है, या उनका जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें क्या क्या संरचनाएं होती है। तो एडल्ट या लिख सकता हूं मैं वयस्क प्राण में उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित संरचनाएं पाई जाती है, संरचनाएं पाई जाती है। और वो संरचनाएं कौन कौन सी है इसके अंतर्गत जो हम इसके उत्सर्जन तंत्र यानी कि सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी संरचना के अंतर्गत अगर अपन बात की जाए तो
से जाना जाता है। ग्लैंड। दूसरा जो इसकी संरचना के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, किसकी, प्राव की संरचना के अंतर्गत वो पढ़ेंगे हम लेटरल डक्ट। और थर्ड इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन रेनल सेल। ये जो तीन संरचनाएं हैं इनके बारे में पढ़ना है। इनको जो बोला जाता है हिंदी के अंतर्गत संघीय ग्रंथि, ये है पार्श्व वाहिनी, और ये है आपका वक्र कोश। ये अपन को किसके अंतर्गत, इसका जो पेलिमोन है यानी कि प्राउन है उसके उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत अपन को पढ़ना होगा। अब यहाँ पर हम उत्सर्जन तंत्र की जैसे ही बात करते हैं तो एंटेनरी ग्लैंड है या संघीय ग्रंथियां हैं, इनके भी निम्न पार्ट होते हैं। वो कौन कौन से पार्ट है, जैसे आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। इसके कुछ पार्ट आएंगे। पहला इसके अंतर्गत जो पार्ट आएगा वो आएगा एंड से। दूसरा पार्ट आएगा जो आएगा वो इसके अंतर्गत आएगा लेबियंथ ग्लैंड या ग्लैंडुलर पार्ट इसके अंतर्गत आएगा। तो इसके अंतर्गत एंटेनरी ग्लैंड है, इसके भी निम्न पार्ट होते हैं। एंड से इसके अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा इसके अंतर्गत ग्लैंड्यूलर या इसका दूसरा नाम होता है लेबिरेंथ। और थर्ड इसके अंतर्गत जो पार्ट होता है वो होता है ब्लेडर। हिंदी में इसको अंतरकोश के नाम से जाना जाता है बेटा। इसको ग्रंथि जालक के नाम से जाना जाता है और इस ब्लेडर को आशय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, इस प्राण के उत्सर्जन तंत्र है, उस उत्सर्जन तंत्र की ये संरचनाएं होती है, ये पार्ट होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे क्रियाविधि होती है, इनको हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो ये इनके अंतर्गत पढ़ना है। फर्स्ट एंटेनरी ग्लैंड, फिर इसके तीन पार्ट होंगे। एंड से होता है ग्लैंडुलर या लेबियंथ पार्ट होता है, और एक इसके अंतर्गत ब्लेडर होता है। सेकंड लेटरल डक्ट अपन को पढ़ना है। थर्ड इसके अंतर्गत रेनल सेल पढ़ना है, वृक्ककोश। और लास्ट में इसके अंतर्गत उत्सर्जन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि उत्सर्जन की जो क्रियाविधि है उसको कंप्लीट करके हमारा प्राण के अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट होता है। तो मैं इधर एक आपको डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम के अंतर्गत देखेंगे क्या क्या संरचना होती है और इन संरचनाओं का क्या कार्य होता है। इस प्रकार से आपको संरचनाएं देखने को मिलेगी। और ये जो संरचनाएं होती है ये इस प्रकार से, और ये जो संरचनाएं हैं प्राण के उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ मैं आपको अलग ही कलर से इसमें बता रहा हूं कि किस प्रकार से कोई संरचना पाई जाती है। ये जो संरचनाएं होती है इसको एंड शेप के नाम से जाना जाता है। एंड शेप, ये है इसका एंड शेप। इसके बाद में आपको इस प्रकार की संरचनाओं देखने को मिलेगी। ये और ये जो संरचना है फिर बाद में इसका ये अटैच हो जाती है
जुड़ जाती है और इसके यहाँ से इसके भी अंतर्गत ये लैटरल डक्ट निकलती है। इसको जो संरचना है इसको ब्लेडर के नाम से जाना जाता है, यानी ये पूरा पार्ट है ये ब्लेडर होता है, ब्लेडर। इसको यूरेटर, ये रेनल पोर्ट, ये लेटरल डक्ट, लेटरल डक्ट। इसके अंतर्गत ये इस प्रकार से एक संयोजिका बनाती है और इस संयोजिका को अनुप्रस्थ संयोजिका के नाम से जाना जाता है। और ये होता है आपके पास रेनल से, रेनल से। ये जो है इसको जाना जाता है ट्रांस कनेक्टिव। अनुप्रस्थ संयोजिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये इस प्रकार से कुछ इसकी क्या होती है भाई, उत्सर्जक तंत्र में उसकी संरचना पाई जाती है, यानी कि ये वन पेयर होते हैं, एक इधर, यानी कि जो संरचना इसमें होती है वही संरचना इसके अंतर्गत पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत जो संरचनाएं पाई जाती है उस संरचना के साथ ही, जैसे मैं इसको आगे अगर आपको बताना चाहूँ तो देखो किस प्रकार से इसको देख सकते हो या समझ सकते हो। इसके अंतर्गत एक ये तो आपको अलग कलर से मैंने दिखा रखा है, इसमें नहीं दिख रहा होगा, ये इसको बोला जाता है ग्लैंडुलर पार्ट या लेवियन इसको बोला जाता है, LAVYRINTH, लेवियन यानी कि ग्रंथि जालक के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी जो कुछ संरचनाएं होती है वो मैं इस संरचना को विस्तार से नहीं करके और बता रहा हूँ कि ये तो आपके प्रयास क्या है, एंड शेक है, और ये क्या है इसका लेब्रियंथ है ये, और इस प्रकार से ये इसकी नेफ्रिडियल कैनाल है, और यहाँ जाके इस प्रकार से बन जाता है क्या, ब्लेडर बन जाता है। ये पूरी जो संरचना है वो इस प्रकार से होती है। और इस संरचना के अंतर्गत हमें एक एक जो पार्ट है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन इसके पार्ट की बात करें तो फर्स्ट अपन ने क्या लिया था, एंटीनरी ग्लैंड। एजी मतलब एंटीनरी ग्लैंड या इसको ग्रीन ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। अब इस ग्रीन ग्लैंड है, इस ग्रीन ग्लैंड के बारे में हमको क्या लिखना है कि जो वेस्ट कोन होता है उस वेस्ट कोन के अंतर्गत एंटीनरी ग्लैंड कितनी होती है, वन पेयर होती है, यानी एक घेरा और एक घेरा, इस प्रकार से दो को मिलाकर क्या होता है, एक जोड़ी होती है। और साथ में क्या है, ये जो एंटीना श्रृंगिका जिसे बोलते हैं उस श्रृंगिका के कोक्सा पर क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है, कोक्सा पर क्या होती है बेटा, उपस्थित होती है। और साथ ही इसका अगला अगर मैं कैरेक्टर बताऊं तो ये जो ग्रंथि है, ये ग्रंथि आकार में, यानी कि जो इसका आकार है उसमें या तो मटर के दाने के समान या चने के दाने के समान, और कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। तो एंटीनरी ग्लैंड कैसी है, वन पेयर है। कोक्सा, एंटीना का जो कोक्सा होता है उस पर ये पाई जाती है। इसका आकार मटर या चने के दाने के समान होता है। तो ये कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। और एंटीनरी ग्लैंड के निम्न भाग है, एंटीनरी ग्लैंड है इसके निम्न भाग है, उस भाग में पहला कौन सा है बेटा, एंड शेक, अंतरकोश के नाम से इसको जाना जाता है। अब अंतरकोश के बारे में देखते हैं, अंतरकोश की क्या स्ट्रक्चर है। अंतरकोश ये वाला है, इसके अंतर्गत एक बड़ी रुधिर अवकाशिका पाई जाती है, ब्लड
ल्यूक्यूना पाई जाती है, रुधिर अवकाशिका पाई जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इफरेंट और एफरेंट जो वाहिनियां होती है उनके द्वारा अशुद्ध रुधिर आता है, और उस अशुद्ध रुधिर का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। कौन सा, अमोनिया, यूरिक अम्ल जैसी अशुद्धियां होती है उनको छानने का ये कार्य करता है। एंड सेक के अंतर्गत बड़ी ल्यूक्यूना पाई जाती है, और एंड जो सेक होता है, जो ब्लेडर और जो लेवियंत होता है, इनके बीच में उपस्थित होता है। तो मैं कह सकता हूँ ये तो ब्लेडर और ये क्या है, लेवियंत, और इसके बीच में क्या है, एंड सेक। जैसे समझे, ये तो क्या है, ब्लेडर, ये क्या है, लेवियंत, और ये क्या है, एंड सेक, इनके बीच में उपस्थित होता है। साथ ही मैं कहूं कि एंड सेक है, ये दो परतों से मिलकर बना होता है। एक इसकी कैसी होती है, बाहरी परत होती है, और एक इसकी होती है आंतरिक परत होती है। बाहरी जो परत होती है उस परत की क्या विशेषता होती है कि ये मोटा या मोटी संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है, संयोजी ऊतक की बनी हुई होती है। जबकि जो आंतरिक वाली होती है, वो आंतरिक परत होती है, वो उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। उपकला जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं की बनी होती है। ये उपकला कोशिकाएं क्या होती है, ये फिल्टर या जो अवशोषण का सा कार्य होता है उनका कार्य करती है, छानने का। और ये अवशोषक कोशिकाओं का क्या होता है, इनके अंतर्गत जो कोशिका है, उपकला कोशिका है, इनका केंद्र कैसा होता है, बड़ा होता है। साथ ही इनका जो कोशिका द्रव्य है उसके अंतर्गत महीन कणिकाएं पाई जाती है, छोटी छोटी ग्लैंडुलर वाल्व होते हैं, वो इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। अब तो इसके अंतर्गत क्या करेंगे, क्या है कि जो अंतरकोश है उसके बारे में क्या लिखना होता है। देखो, अंतरकोश होता है जो ग्रीन ग्लैंड का पार्ट होता है। साथ ही इसके अंतर्गत बड़ी अवकाशिकाएं, रुधिर अवकाशिकाएं पाई जाती है। और ये जो वहां से एंड सेक होता है, ये ब्लेडर और जो लेवियंत है उसके बीच में उपस्थित होता है। एंड कोश की जो संरचना या एंड कोश की संरचना दो परतों से मिलकर बनी होती है। इसकी जो बाहरी परत होती है वो मोटी होती है और संयोजी ऊतक की होती है, जबकि जो आंतरिक परत होती है वो उपकला कोशिकाओं की बनी होती है। और उपकला कोशिकाओं का केंद्रक है वो कैसा होता है, बड़ा होता है। और महीन इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, कणिकाएं पाई जाती है। तो इतना हमको किसके बारे में लिखना है, एंड सेक के बारे में लिखना है। इस वाले पार्ट को एंड सेक कहते हैं। ये इसका लेवियंत है, ये इसकी नेफ्रेडियल कैनाल है, वक्र नलिकाएं इसे बोलते हैं, नेफ्रेडियल कैनाल। और ये क्या है, इसका ब्लैडर, जिसे आशय के नाम से जाना जाता है। तो इतना हो गया फ्रेंड से। अगला पार्ट कौन सा लेंगे, अब ये लेवियंत लेंगे, इसे ग्रंथि जालक के नाम से जाना जाता है। ये जो ग्रंथि जालक है, ये देखिए थे ग्रंथि जालक कहाँ है, इसकी दूसरी संरचना फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, इसकी एंड से। दूसरा हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत लेवियंत ग्रंथि जालक कहा जाता है इसको। ग्रंथि जालक नाम से स्पष्ट है, ग्रंथि जालक ग्रंथियों का ये क्या होता है, जाल होता है। साथ ही अपन देखते हैं जो एंड सेक होता है, ये देखो एंड सेक के यानी कि एंड सेक के बाद में उपस्थित होती है। या मैं कहूँ कि जो लेवियंत है ये अंतरकोश के बाहर की तरफ पाई जाती है। और ये कैसी होती है, थोड़ा एंड सेक है उससे बड़ी होती है। और इसी के साथ साथ मैं कहूँ कि इसके अंतर्गत कई शाखित, ये वाली है, कई शाखित उत्सर्जी नलिकाएं पाई जाती है। शाखित उत्सर्जी नलिकाएं पाई जाती है। और ये जो नलिकाएं होती है ये एक और तो किसके अंतर्गत, यानी कि जो आशय है उसके अंतर्गत होती है, यानी कि, और साथ में दूसरी तरफ अनेक छिद्रों द्वारा ये ब्लैडर में होती है। यानी कि ये जो नलिकाएं होती है ये एक साइड को, वन साइड, यानी कि एक तरफ तो ये जो नलिका है एक तरफ तो कहाँ होती है, एंड सेक में ओपन होती है,
ब्लैडर में ओपन होती है, ये ब्लैडर के अंतर्गत है जो ओपन होती है। नेक्स्ट इसकी जो विशेषताओं की बात करूं तो इनकी जो नलिकाएं होती है, ये नलिकाएं ये उत्सर्जी स्तरित उपकला की बनी होती है, यानी कि इनकी जो संरचना होती है वो ऐसे उत्तक या टिश्यू या त्वचा के जो प्रकार होते हैं वो चिकने टाइप में होते हैं, उनसे मतलब बनी हुई होती है। स्तर होता है ये उत्सर्जी स्तरित उपकला की ये बनी हुई होती है। और ये जो लेबियंत है एक साइड तो एंड सेक में ओपन होता है, दूसरी साइड है ये ब्लैडर के अंतर्गत ओपन होता है। और इसके बारे में ये क्या है, इस एंड सेक से थोड़ी ये क्या होती है, बड़ी होती है। और ग्लैंडुलर यानी कि ग्रंथिनुमा संरचना होती है, यानी कि ये जैसे ब्लैडर है, अब इसके अंतर्गत इस प्रकार से बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है, ठीक है, एक इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। या इसको मैं ग्लोमेरुलस के नाम से भी जाना जा सकता है, आपने वुमन का जैसे पढ़ता है उसमें ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ से पाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो अशुद्ध रुधिर होता है उसका फिल्टरीकरण होता है, यानी कि उसका शुद्धिकरण होता है। अब इसके बाद में क्या होता है, इन ग्रंथियों के बाद में ये जो स्ट्रक्चर आती है इसका नाम क्या है, ब्लैडर, जिसे मतलब आशय के नाम से जाना जाता है। रेनल, ये तो एक नलिका हो गई और इनको जोड़ने की, और ये क्या होती है, लोब्यूल टाइप में होती है, यानी कि इसके अंतर्गत के अवकाशिकाएं पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे इसको ब्लैडर। तो ब्लैडर के बारे में क्या है, तो ब्लैडर क्या होता है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ब्लैडर एक थैलेनुमा संरचना होती है, ये तो आप सभी जानते हैं, आज से इसको बोला जाता है। ब्लैडर एक क्या होता है, थैलेनुमा संरचना होती है, थैले की जैसी स्ट्रक्चर होती है, यानी कि थैलेनुमा ये संरचना होती है। और इस संरचना के अंतर्गत जैसे हम पढ़ते हैं तो इसके अंतर्गत उत्सर्जी उपकला की एकल परतें, यानी कि ये थैलेनुमा इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ये भी उत्सर्जी उपकला की एकल परत होती है, यानी कि सिंगल लेयर होती है, एकल परत होती है। साथ में बात करता हूं इसके अंतर्गत उत्सर्जी नलिका यानी कि ब्लैडर के फिर आगे भी क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे छिद्र पाए जाते हैं, और ये सभी छिद्र एक मूत्र वाहिका में ओपन होते हैं। इस मूत्र वाहिका को यूरेटर कहते हैं, और ये यूरेटर है ये ओपन का हो जाता है रेनल कोर पर, और ये रेनल कोर आपको मैंने बताया इसका ये कोक्सा होता है, इस कोक्सा पर यहाँ पर ओपन होती है, और यहाँ से वातावरण के संपर्क है उसके अंतर्गत ये बाहर निकाल दी जाती है। अब इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट पार्ट आता है एंटीनरी ग्लैंड के बाद में इसके अंतर्गत आता है लेटरल डक्ट, जिसे पार्श्व वाहिनी के नाम से जाना जाता है। तो पार्श्व वाहिनी के अंतर्गत कुछ भी नहीं है कि जो ब्लैडर होता है वो पार्श्व की ओर से जो वाहिनी होती है उनके द्वारा क्या होता है, उनके द्वारा आगे की तरफ जाकर एक मध्य से जुड़ जाता है अनुप्रस्थ साइड में इस प्रकार से, और ये जुड़ता कहां पर है, एक मिनट इधर ही करता हूं इसको साथ, इधर ही करते हैं। एंटीनरी ग्लैंड अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब हम इसका दूसरा क्या है, लेटरल डक्ट है। क्या है इसका, लेटरल डक्ट, जिसे किसके नाम से जाना जाता है, पार्श्व वाहिनी के नाम से इसको जाना जाता है। और इस लेटरल डक्ट की हम जैसे ही बात करते हैं, जिसे पार्श्व वाहिनी के नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है पार्श्व वाहिनी। इस पार्श्व वाहिनी के अंतर्गत अपन को क्या लिखना होता है कि ये प्रत्येक जो श्रृंगीय ग्रंथि है, ये प्रत्येक जो श्रृंगीय ग्रंथि है उसके पीछे की तरफ एक सकरी नलिका निकलती है, सकरी नलिका निकलती है। और इस जो नलिका है इस नलिका को ही पार्श्व डक्ट यानी कि पार्श्व वाहिनी के नाम से जाना जाता है, यानी कि भीतर के पीछे की ओर एक नलिका निकलती है। और ये नलिकाएं मस्तिष्क के पास में, कहां पर, मस्तिष्क के पास में जाकर एक संयोजिका बनाती है, संयोजिका, जिसे अनुप्रस्थ संयोजिका के नाम से जाना जाता है। अनुप्रस्थ
संयोजिका के नाम से जाना जाता है, ट्रांसफर कनेक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद में ये पार्श्व वाहिनी होती है, नीचे की तरफ जाकर एक बड़े आशय के अंतर्गत, यह मैं कहूं एक नीचे की तरफ ये जाकर नीचे की तरफ जाकर रेनल शेप में ओपन होती है। रेनल शेप में क्या होती है बेटा? ओपन होती है। अब ये रेनल शेप में जैसे ही ओपन होगी तो अब अपन क्या पढ़ेंगे? रेनल शेप पढ़ेंगे। रेनल शेप जिसे कि वक्र कोश के नाम से जाना जाता है। और ये वक्र कोश के हम जैसे इस रचना को पढ़ते हैं तो ये एक लंबी तुम्बिका थैलीनुमा संरचना है। कैसी? लंबी है, तुम्बिकार है, तुम्बिकार। और कैसी है? थैलीनुमा संरचना है। अब होता क्या है इसके अंतर्गत? कभी कभी क्या होती है, उत्सर्जित पदार्थों की जब मात्राएं बढ़ जाती है तो मात्राएं बढ़ने के साथ साथ में उत्सर्जित पदार्थ है इस रेनल शेप के अंतर्गत आ जाता है। और रेनल शेप से आवश्यकताएं पड़ने पर वापस इन्हें पार्श्व वाहिनियों के द्वारा ले लिया जाता है। और यहाँ पर जो लेफ्ट है, घंटी चालक है, यहाँ पर होता है पुनः चयनात्मक अवशोषण, और इस अवशोषण के द्वारा जो सेलेक्टिव कंपाउंड होते हैं उनको चयन करके रुधिर में डाल दिया जाता है और अनसेलेक्टिव कंपाउंड को यूरेटर के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से हमारा वयस्क जो नाम होता है उसके अंतर्गत उत्सर्जन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। और उस उत्सर्जन तंत्र को हमने इस प्रकार से कुछ संरचनाओं के अंतर्गत पढ़ा था। तो वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, 3 पार्ट आपको याद करना है। एंटीनरी ग्लैंड, दूसरा लैटरल डक्ट और तीसरा रेनल शेप। एंटीनरी ग्लैंड है उसके निम्न पार्ट होते हैं, एंड शेप याद कर लेना, लैरियट याद कर लेना और प्लेडर याद कर लेना। कुछ नहीं है, नाम जैसा काम है इसके अंतर्गत। लेटरल डक्ट कुछ नहीं, नलिका नुमा संरचना पीछे की तरफ, और लेटरल डक्ट के नीचे जाकर एक बड़े आशा थैलीनुमा संरचना में होती है जिसे रेनल शेप कहते हैं। रेनल शेप एक लंबी कुंभिका थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंतर्गत अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो क्या है, कुछ समय के लिए रुकते हैं। और ये जो रेनल शेप के बारे में अगर और बताए तो ये इसकी उपस्थिति जो होती है प्राउन के अंतर्गत, वो एक तो कार्डियक स्टोमच के तो क्या होती है, ठीक ऊपर स्थित होती है। कार्डियक स्टोमच है उसके ठीक ऊपर होती है। लेकिन जो आपका केरापस होता है, केरापस के क्या होती है, ये नीचे स्थित होती है। यानी कि ब्राउन का अगर मैं बताऊं रही आपको तो मेमोरी में कम आता है क्या ये कुछ ऐसे देखो भाई, ये क्या है, रोस्ट्रम है, ये इसका क्या है भाई, केरापस में कुछ ऐसी प्रकार की संरचनाएं केरापस है। और यहाँ इसका वो ऊपर में माउंट पड़ा था और इससे इस प्रकार से इसमें ये स्टोमस था और यहाँ पर ये केरापस, यानी केरापस के तो ठीक ये नीचे होती है इस प्रकार से एंटीनर ग्लैंड है। तो यहाँ पर ये एंटीनर ग्लैंड यानी कि कोक्सा बेटा ये, और ये इस प्रकार से एंटीनरी थी आते हैं ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर वो जो आगे क्या कहते हैं वो तो यहाँ पर ओपन हो जाते हैं, फिर ये पास कर जाती है और फिर यहाँ से इस प्रकार से ये जाता है। तो स्टोमच के ऊपर और केरापस के नीचे क्या पाया जाता है, रेनल से पाया जाता है। तो ये इस प्रकार से इसको मतलब आपको याद करना है, मेमोरी में रखना है इसकी संरचना से थोड़ा सा। अब इसके बाद में हम क्या नाम से रेनल शेप हो गया। अब रेनल शेप पर हमारा जो इसका संरचना है उसकी जो पूरे मैटर है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं उत्सर्जन की कार्य, मैकेनिज्म ऑफ उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम।
उत्सर्जन की क्रियाविधि। मैकेनिज्म ऑफ एक्सपोर्ट, यानी कि जो उत्सर्जन है उसकी क्रियाविधि के अंतर्गत यानी कि कौन कौन से कार्य होते हैं क्या है, तो इसके लिए आपको क्रियाविधि में जैसे हम ध्यान रखते हैं तो प्राउन के अंतर्गत श्रृंगीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला पॉइंट तो ये लिखेंगे, ग्रंथियां पाई जाती हैं जो क्या करती है, उत्सर्जन का कार्य करती है। अगर दूसरा पॉइंट में हमको लिखना है कि जो प्राउन है वो अमोनिया यूरिया अमोनिया के यौगिक व यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल है उसका क्या करता है, अम्ल का निष्कासन करता है। ये भी अपन को इसके बारे में लिखना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जो अपन लिखेंगे, इसकी जो ग्रंथि है कौन सी ग्रंथि होती है, वो उच्च प्राणियों के जो वक्र होते हैं, उच्च प्राणियों के किडनी यानी कि वक्रों की तरह कार्य करती है, तरह कार्य करती है। फिर उसके बाद में लिखना है एंड सेक में बड़ी रुधिर उपासिका पाई जाती है जिसके द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण होता है, यानी कि एंड सेक के अंतर्गत ब्लड लेगुना पाई जाती है जहां ब्लड का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। और उस शुद्धिकरण के द्वारा ग्रंथि जालक से जो ब्लड है उस शुद्धिकरण होकर वो कहाँ आ जाता है, ब्लेडर में आ जाता है। और ब्लेडर से कई नलिकाएं उत्सर्जित नलिकाएं निकलती हैं जो कि कहाँ ओपन होती है, यूरेटर में ओपन होती है और यूरेटर से रेनल कोर के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। तो ब्लड लेगुना इससे फिर ये कहाँ आ जाती है, ग्लैंडुलर या लेबियल में, लेबियल से ब्लेडर में, ब्लेडर से यूरेटर में और यूरेटर से कहाँ आ जाती है, रेनल कोर में। इस प्रकार से इसका क्या चलता है, शुद्धिकरण। ये आपको लैंग्वेज के रूप में लिखना होगा। फिर उसके बाद में लिखेंगे इसका जो क्या नाम से क्या बोलते हैं इसकी ग्रंथियों का, हाँ इसकी जो श्रृंगीय ग्रंथियां होती है वो क्या करती है, परासरण नियमन का कार्य भी करती है। ओस्मोरेगुलेशन परासरण नियमन का भी कार्य करती है। तो परासरण नियमन का कार्य कैसे करती है, सेलेक्टिव हो गया। कभी कभी क्या होता है कि जब उत्सर्जन का कार्य और उत्सर्जन की क्रियाविधि अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो लेटरल डक्ट में चले जाते हैं, यानी कि उत्सर्जित, यहां लिखता हूं उत्सर्जित पदार्थ और वो उत्सर्जित पदार्थ कहाँ चले जाते हैं, ब्लेडर के अंतर्गत। ब्लेडर से वो कहाँ चले जाते हैं, लेटरल डक्ट के अंतर्गत और लेटरल डक्ट से वो चले जाते हैं रेनल सेक में और रेनल सेक के अंतर्गत रहते हैं। फिर रेनल सेक से पुनः परासरण यानी कि अवशोषण की क्रिया होती है, सेलेक्टिव रिओब्जर्वेशन की, और उसके द्वारा फिर ये एंड सेक से पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। तब ये लेटरल डक्ट और लेटरल डक्ट से ब्लेडर, ब्लेडर से यूरेटर और यूरेटर से रेनल कोर के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत ये एक जो क्रियाविधि होती है वो क्रियाविधि संपन्न होती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ इसका जो लिखित जो नोट्स है वो आप पीडीएफ के द्वारा है जो प्राप्त कर लेंगे और वो समय समय पर जैसे टॉपिक है या यूनिट जैसे कंप्लीट होते हैं तब वो डाल दी जाती है। और इस प्रकार से हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, अब इसके अंतर्गत जो भी हमारा सिस्टम होगा जो लगे
का तंत्र है, कोई ने कोई सा एक तंत्र है जो इसके अंतर्गत आएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू।